रात के लगभग 12 बज रहे थे। शारदा की आंखों से नींद गायब थी। कुछ देर तो वह पलंग पर यूं ही लेटी रही। शायद नींद आ जाए, पर नींद तो जैसे रूठ गई थी। पलंग के सामने की दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी की सुइयां अपनी दूरी पर घूम रही थी धीरे धीरे। साइड की दीवार पर लगी बड़ी सी पेंटिंग में लड़का फूलों का गुच्छा लिए अपनी प्रेयसी को निहार रहा था, और प्रेयसी रोटने वाले अंदाज में खड़ी थी। समंदर की लहरों को देखते हुए कुछ देर शारदा उस पेंटिंग को देखती रही, लेकिन नींद ने कसम ही खा ली थी कि वे नहीं आएगी। तो उठकर वे बालकनी में आ गई। सारा शहर रोशनी से जगमग जगमग कर रहा था। वैसे भी कहा जाता है कि कर्नाटक रात को सोती नहीं है, कर्नाटक रात भर जागती है। शारदा ने सोचा कि चाय ही बनाकर पी लेती है। नींद तो आ नहीं रही है। बेटे बहू ने कमरे में ही गर्म पानी की केतली, दूध, शुगर, चाय पत्ती के छोटे छोटे पैकेट रखे थे टेबल पर सजाकर। मग में डाला, चम्मच से मिलाने लगी। अब बेटे बहू को कौन समझाए कि गैस पर खोलती चाय अदरक इलायची के साथ कितनी स्वाद देती है। लेकिन महानगरों में इन सब चीजों से समय बचता है। एक बार बेटे ने समझाया था, माँ अब इन कामों के लिए समय नहीं है। समय कितना आगे चल रहा है। वे चुप रह गई थी। वह ये बोलना चाह रही थी कि बेटा, समय के साथ तूने मोम बोलना तो नहीं सीखा, बोलता तो तू माँ ही है। सुबह जब नींद खुली तो देखा बेटा दीप उसके कमरे में की बालकनी में खड़ा है। शारदा ने देखा सुबह के 7 बजने वाले थे। आज नींद लेट खुली, शायद रात कोई नींद टूट जाने से। माँ, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? दीप थोड़ा परेशान होकर बोला। हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, रात में नींद टूट गई थी, इसलिए थोड़ी थकावट है, बाकी कुछ खास नहीं। शारदा बोली, चलो फिर आ जाओ फटाफट डाइनिंग रूम में, दीप्ति ने चाय नाश्ता रेडी कर दिया है। ठीक है बेटा, कहकर शारदा वॉशरूम में घुस गई। चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे पड़े तो चेहरा थोड़ा फ्रेश मालूम हुआ। फिर अच्छे से चेहरा धोकर वे डाइनिंग रूम में आ गई। दीप्ति ने चाय और नाश्ता टेबल पर सजा रखा था। पोहे और सैंडविच दीप्ति ने शारदा को आते देखा तो तुरंत ही बोल उठी, मम्मा नाश्ता कर लीजिए। ना बेटा, अभी मैं सिर्फ चाय लूंगी, नाश्ते का मन नहीं है। शारदा बोली, क्यों, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? दीप्ति घबरा गई। हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, तुम लोग नाश्ता करो, फिर तुम लोगों को ऑफिस भी जाना है। शारदा ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, बेटा दीप्ति, आज लंच में क्या बनेगा? तुम कहो तो मैं कुछ बना लूं। शारदा ने जैसे गिड़गिड़ाने वाले स्वर में कहा, माँ तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम आराम करो बस। दीप मुस्कुराता हुआ बोला। बेटे को मुस्कुराता देख शारदा खुश हो गई। बोली, बेटा मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ। अरे माँ, टीवी देखो, घूमने फिरने निकलो मुंबई। दोनों ऑफिस निकल जाते हैं। मेड भी आने वाली थी। शारदा ने सोचा मेड के आने के पहले वे नहा धोकर फ्रेश हो ले। यूं सोचकर वे वॉशरूम में घुस गई। तभी उसे लगा कि आईने में उसकी छवि के साथ एक छवि दूसरी भी है, मुकेश की, उसके पति की। शारदा को लगा जैसे मुकेश उसे बोल रहे हैं, शारदा क्या हुआ, क्यों इतनी टूटी बिखरी हो? मैं चला गया तो क्या मेरी यादें हैं तुम्हारे साथ? मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दिल में। लेकिन यादों के सहारे तो रहा जा सकता है। साथ जीने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए था और तुम बीच मझधार में छोड़कर चले गए। शारदा की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बह निकले। शारदा वॉशरूम से निकलकर बाहर आई तो थोड़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। उसने सोचा किचन में जाकर एक कप बढ़िया सी चाय बनाकर पी ली जाए। ये सोचकर वह किचन में चली गई। चाय का पानी चढ़ाकर उसने अदरक इलायची कूटकर चाय में डाली और उबालने के लिए रख दी। इतने में डोरबेल बजी। शारदा समझ गई मेड होगी। दरवाजा खोलकर किचन में आ गई। शारदा की चाय लगभग खत्म हो रही थी कि मीना अपना कप लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। आते ही उसने स्टार प्लस चैनल लगा दिया, फिर चैनल बदलने में लग गई। शारदा जानती थी कि वह अगर किचन के कामों में हाथ भी बटाएगी तो मीना कुछ करने नहीं देगी। बेटा बहू ने साफ साफ समझा रखा है कि माँ को आराम करने दो, परेशान मत करो। वे परेशान हो उठी इस आराम से। उसे हाथ पैरों में जकड़न सी महसूस होती है, वैसे ही जैसे अच्छी खासी मशीन को चलने के बजाय एकदम बंद कर दिया जाए। वे सोचती है कि लंच बनाने के बाद वे डाइनिंग टेबल सजा दे, लेकिन बहू को यह भी पसंद नहीं। एक बार उसने किया था, लेकिन बहू ने कहा, मॉम किसी भी बर्तन में खाना सर्व नहीं करना है, ना ही कोई भी डोगे यूज करने हैं। बेटा तू ऑफिस से थक जाती होगी।
शारदा समझाने की कोशिश की थी। नहीं, मैं नहीं थकती, मैं कर लूंगी, दीप्ति बोली। कुछ भी काम नहीं है उसके लिए। अंदर ही अंदर वो उदास हो जाती है। शारदा ने सोचा पेपर पढ़ लेती है, पर उसमें भी उसका मन नहीं लगा। फिर वे उठकर बालकनी में आ गई। समंदर चमकीला हो उठा था और धूप से चमचमा रहा था। शाम के सुरमई अंधेरे में भीड़ बढ़ने लगी थी। कई बार शारदा बेटे बहू के साथ मरीन ड्राइव टहलने गई थी। बाकी तो दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं अपने जॉब में। समंदर की लहरों के साथ उसके दिल की लहरें उठ रही थी। वो लगभग 1.5 साल पहले ही कर्नाटक आई थी। उसके सामने घूमने लगी थी वे सभी तस्वीरें जिसमें वे अपने पति मुकेश के साथ अशोक नगर में नजदीक के बड़े से मकान में रहती थी। बेटे दीप का जन्म भी उसी मकान में हुआ था। उसे घर के आंगन में पलता बढ़ता देखकर वे बहुत खुश होती थी। उस घर उसका उसकी पसंद से ही बना था, जिसमें आंगन उसने बनवाया था। सारे पौधे उसी की पसंद के थे। उनकी कॉलोनी की सड़क के पार दिहाड़ी मजदूर और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की बस्ती थी। उस बस्ती के बच्चों को शारदा पढ़ाया करती थी, जिससे उसकी शिक्षा का उपयोग भी होता था और मन में एक सुकून भी रहता था। वो वह समाज के लिए कुछ सकारात्मक कर रही थी। शारदा के पति मुकेश की कर्नाटक में मोबाइल की बड़ी सी शॉप थी। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। रोज सुबह 11 बजे वे शॉप पर जाते थे और रात में लगभग 10 बजे तक घर आते थे। तो वर्कर भी थे शॉप पर। जब भी मौका मिलता नन्हे दीप को लेकर दोनों लोग ड्राइव पर निकल जाते थे। देखते देखते कब दीप बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। कहते हैं सुख के दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं और दुख की एक रात भी भारी लगती है, पहाड़ जैसी। दीप ने कर्नाटक के ही प्रसिद्ध कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया था और कर्नाटक की एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब भी मिल गया था। जबकि मुकेश चाहते थे कि दीप मोबाइल शॉप पर उनके साथ काम करे, जो दीप को पसंद नहीं था। मुकेश ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उसे तो बस दीप की इच्छा और खुशियों का ध्यान रखा था। दीप ने जॉब लगने के लगभग 7 महीने बाद ये अब उसी कंपनी में काम करने वाली दीप्ति को पसंद कर लिया था। मुकेश ने बड़े ही धूमधाम से शादी भी करवा दी। दीप्ति के माता पिता भोपाल के थे। उनका खुद का कपड़ों का व्यापार था। दीप जैसा दामाद पाकर वो भी खुश थे। दीप्ति का एक बड़ा भाई था, उसे भी दीप पसंद आया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही दीप दीप्ति के साथ मुंबई चला गया। उसकी जॉब मुंबई में ही थी। जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा था। दीप शादी को कुछ महीने ही हुए थे। शारदा के जीवन में वे मनहूस रात आ गई थी। एक रात जब मुकेश कर्नाटक से अशोक नगर आ रहे थे तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। 4 दिन जीवन और मौत से संघर्ष करने के बाद मुकेश ने शारदा को सदा के लिए अकेला छोड़कर संसार को अलविदा कह दिया। शारदा के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लगभग महीने भर बाद दीप और सुबी ने कर्नाटक वाली शॉप किराए पर दे दी। अशोक नगर वाले घर में ताला लग गया। मोम के बालकनी में ही बैठी रहोगी, लंच नहीं करना है। पीछे देखा तो दीप लंच के लिए आ गए। वे उसी समय खड़ी हुई डाइनिंग रूम में आ गई। डाइनिंग टेबल सुंदर तरीके से सजी हुई थी। वेजिटेबल रायता, आलू गोभी मटर की सब्जी, परतदार पराठे, मसाला खिचड़ी, मिक्स दाल। दीप और सुरभि ये देख रहे थे कि शारदा अनमनी सी है। माँ क्या हुआ, उदास क्यों हो? दीप ने प्यार से पूछा। खाना खाओ माँ, ये कहकर दीप शारदा के लिए खाने की प्लेट सजाने लगा। शारदा बेटे का प्यार देखकर ममता से भर उठी। बोली बेटा, अब तुम लोग भी खाओ, फिर तुम लोग ऑफिस भी जाओगे। शारदा ने खाना शुरू किया। खाने के बाद फ्रूट कस्टर्ड मीना कटोरियों में सजा कर ले आई। इसके बाद वे दोपहर के झूठे बर्तनों को साफ करने में लग गई। दीप्ति और दीप ऑफिस जा चुके थे। शारदा जानती थी कि लगभग 5 बजे मेड भी डिनर की तैयारी कर चली जाएगी। शाम को दीप्ति डिनर बनाएगी। उसने कहा भी कई बार कि वे डिनर बना लेगी, लेकिन फिर भी दीप्ति पसंद नहीं करती थी कि मोम कोई भी काम करे। वो कहती थी किचन में हर एक चीज उसकी पसंद की है। हर बर्तन क्रॉकरी सजी हुई चाहिए। थोड़ी भी डिस्टर्ब करना उसे पसंद नहीं आता। वे चाहती है कि सब कुछ वही करे। उसे किचन में बिखराव पसंद नहीं था। सजा सजाया खूबसूरत किचन वो पसंद करती है। इतना साफ कि मानो यूज ही ना हुआ हो। लंच के बाद वे अपने रूम में आ गई थी। आराम के लिए मोबाइल हाथ में लिया। उसने सोचा कुछ पुराने गीत सुन लेती हूँ ईयरफोन लगाकर। पुराने गीत मुकेश को भी पसंद थे। दोनों जब लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे पुराने गीत ही सुनते थे। तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, यह गीत बहुत पसंद था शारदा को।
भी और शारदा के पति को भी। आज शारदा ने कई बार गीत सुना, उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए भीगने लगा। फिर ईयरफोन निकालकर उसने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। जब उसकी आंख खुली तो सिर भारी भारी लग रहा था। मोबाइल देखा तो शाम के 5:30 बज रहे थे, मतलब वे 2.5 घंटे सोती रही। चाय बनाने के इरादे से उसने केतली में पानी गर्म किया। चाय का कप लेकर वे बालकनी में आ गई। शाम हल्की हल्की सुरमई होने लगी थी। शारदा सोच रही थी कि इतनी मानसिक उथल पुथल के बीच खुद को मजबूत बनाए रखना बहुत कठिन है। इतने में शारदा का मोबाइल बज उठा। देखा तो बेटे दीप का फोन था। हाँ बेटा, शारदा बोली। माँ, मैं डिनर की तैयारी करके गई क्या? हाँ बेटा, करके गई होगी, शारदा बोली। तो ऐसा करो माँ, हम आज यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट से खाना लेकर आ रहे हैं, वो सब फ्रिज में रख दो। उसके बाद दीप का फोन कट गया। ठीक है बेटा कहकर शारदा चुप हो गई। फिर चाय का कप लेकर किचन में सिंक में रखने के लिए गई तो देखा मेड ने डिनर के लिए सब्जी काट रखी थी। आटा लगा रखा था, वो सब फ्रिज में रखकर वे फिर बालकनी में आ गई। लगभग 7:30 बजे दीप दीप्ति दोनों आ गए थे। हाथों में खाने के पैकेट लिए। शारदा पैकेट हाथ में लिए डाइनिंग टेबल पर रख कर बोली, बेटा तुम दोनों फ्रेश हो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ये कहती हुई किचन में जाने लगी। नहीं नहीं माँ, आप बैठो, मैं लगा दूंगी, दीप्ति बोली। तू थकी है, ऑफिस से आई है, बहू को प्यार से देखते हुए शारदा ने कहा। आप रहने दो माँ, आप परेशान न हो, प्यार से कहकर दीप्ति चेंज करने अपने रूम में चली गई। शारदा के भीतर कहीं कुछ टूट सा गया। क्या उसे सलीका नहीं टेबल सजाने का? क्या वो पहली बार टेबल सजा रही है? मुकेश के फ्रेंड फैमिली सहित घर पर आते थे, खाने की तारीफ तो करते थे, साथ ही टेबल की सजावट की भी तारीफ करते थे। क्या वे भूल गई है सब? 1.5 साल में इतने में सुरभि चेंज करके आ गई थी। दीप भी आ गया था। इतने में दीप के मोबाइल पर उसके ऑफिस से फोन आया और वह उठकर बालकनी में बात करने चला गया। दीप्ति खाने के पैकेट खोलकर टेबल पर सजाने लगी थी, साथ ही साथ बात भी करती जा रही थी। मोम, ये मेरा फ्लैट है। मेरा सपना था कि मेरे घर को मैं ही सजाऊं संवारूं, एक चीज मेरी पसंद की हो, हर रूम में मेरी पसंद का सामान और सजावट हो। आपने दीप और मेरे लिए बहुत कुछ किया है, घर के लिए हमेशा खटकती रही हो। अब आप आराम करो, सिर्फ आराम। शारदा के होठ पर एक फीकी सी मुस्कान आकर चली गई। वे सोचने लगी, उसकी उम्र कुल 52 साल की है। 52 साल इतने अधिक भी नहीं होते कि दिन भर आराम ही आराम करती रहे। सरकार भी नौकरी से रिटायर नहीं करती, 8-10 घंटे काम लेती है। फिर वे क्यों इतना आराम करे? उसकी हॉबी, उसकी खुशियाँ क्या मुकेश के साथ ही मर गई? फिर इस उम्र में भी लोग अपनी हॉबी की शुरुआत भी करते हैं। वे खुद क्यों इतनी अपाहिज हो गई है? जीवित रहना छोड़ दे। आओ माँ, दीप की आवाज़ कानों में पड़ी। दीप ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। क्या हो जाता है माँ आपको? दीप परेशान था। खीर का डोंगा उठाते हुए दीप बोला, माँ, मोबाइल की शॉप निकाल दें, क्या करना है उसका? आपको तो यहीं रहना है, अकेले आपको वहां नहीं रहने देंगे। दीप बोला, हाँ मोम, आपको कोई तकलीफ है यहाँ? दीप्ति बोली, हम दोनों आपका पूरा ध्यान रखते हैं, आपको कोई काम नहीं करने देंगे हम। दीप्ति प्यार से बोली, बेटा मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, तुमने मुझे बहुत प्यार से रखा है, लेकिन मुझे भी मेरा कोना चाहिए, मेरा घर, मेरी हॉबी जो अशोकनगर में है, मेरे आंगन वाले घर में है। शारदा ने प्यार से दीप को कहा। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? दीप के चेहरे पर आश्चर्य था। हाँ बेटा, मैं भी एक्टिव रहना चाहती हूँ। मेरी उम्र इतनी भी ज्यादा नहीं कि मैं दिन भर आराम करती रहूं, घर का कोई काम भी ना करूं। बेटा, मेरा अशोकनगर के लिए टिकट रिजर्वेशन करवा दे, मैं वहीं रहूंगी और तुमसे मिलने भी आती जाती रहूंगी। तेरे पापा की भी यादें जुड़ी हैं उस घर से। मोबाइल शॉप के लिए किराएदार को नोटिस दे दो, 2 महीने बाद वो शॉप खाली कर दे। शॉप पुराने वर्कर के साथ मैं देखूंगी। शाम को बस्ती के बच्चे भी पढ़ने आएंगे। शारदा ने अपना निर्णय सुनाया। दीप माँ को जानता था। माँ अपने निर्णय पर हमेशा अडिग रहती थी। शारदा संतुष्ट थी, उसे उसका कोना मिल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।